सरदना में ना तो कोई ढंग की शिक्षा की व्यवस्था है और ना ढंग की चिकित्सा की व्यवस्था है। उनका कहना है गन्ना हमारा है, जिन्ना इनका है। मतलब इनकी लड़ाई सीधी सीधी हिंदू मुसलमान पे आकर अटक जाती है। इन्हें चुना गया सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे, काम के आधार पे। इस बार होगा चुनाव। कौन सी जांच ऐसी है जिसमें बहन जी दोषी साबित हुई हैं? 10 साल में ऐसी कोई जांच नहीं हुई कि जिससे ये वो दोषी साबित हो जाती। हमारे यहाँ चुनाव है इस बार बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और पिछले 10 साल के चले आ रहे भ्रष्टाचारों पे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जनता इस बार इनके बिन जांच कर चुकी, इनके कर्मों का जो रिजल्ट है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके सामने आ जाएगा। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और आज हम आए हुए हैं सरधना क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने जो इस विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं। जो काम देखा जाए सरकार को करने चाहिए, वो काम सरकार ना करके सामाजिक कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। और इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना, जब सामाजिक तौर पर इतने काम हम कर पा रहे हैं तो सत्ता में बैठकर हम कितने काम कर सकते हैं। तो इसीलिए इनके विश्वास पर बहुजन समाज पार्टी ने इनको टिकट दिया और सरधना क्षेत्र का प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच उतारने का फैसला किया। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संजीव धामा जी। धामा जी नमस्कार। नमस्कार। और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपको टिकट मिला और आप जनता के बीच में विश्वास जगाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप खुद थोड़ी अपने बारे में जो बातें हैं वो जनता को बताइए, हमारे दर्शक को बताइए, उसके बाद हम सवाल जवाब का दौर शुरू करते हैं। देखिए, आज से जो पिछले वाला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी मैंने प्रयास किया था वो चुनाव लड़ने का, मगर किन्हीं कारणों से मैं सरधना विधानसभा नहीं लड़ पाया था। 2012 में हमें राजनीति में आने का मौका मिला। नगर निगम की राजनीति के द्वारा, नगर निगम की पार्षदी के चुनाव के द्वारा हम लोग इस राजनीति के क्षेत्र में आए और यहाँ आके हमें पता चला कि कितने काम की ज़रूरत है। पूरा क्षेत्र बदहाल था। जिस वार्ड की जिम्मेदारी हमें मिली वो पूरा का पूरा, जहाँ आज मेरा निवास है वो यही इलाका आता है। यहाँ मैंने भरपूर काम किए। जिन मदों से मैं काम करा सकता था उन मदों से काम किए। जब ये सब कुछ करने के बाद ऐसा लगा कि हमें बड़ी राजनीति की तरफ भी रुख करना चाहिए, तभी बदलाव होगा अगर हम लोग प्रयास करेंगे। तब मैंने विधानसभा लड़ने की सोची और 2017 का चुनाव मैंने सरधना विधानसभा लड़ने की कोशिश की थी। मैं नहीं लड़ पाया था किन्हीं कारणों से, और इस बार मुझे मौका मिला है, मैं जनता के बीच में हूँ। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा बात करते हैं क्षेत्र के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी सरधना क्षेत्र में थोड़ा भ्रमण किया और जाना कि वहाँ सबसे जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, जो एक आम नागरिक का अधिकार भी बोला जाता है, वो एक बड़ा मुद्दा आता है वहाँ पर सामने। जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ, आज हम 21वीं सदी में बैठे हैं। वैसे कहने को तो डिजिटल इंडिया है, लेकिन वहाँ आज भी पढ़ाई जैसी जो चीज़ें हैं, मूलभूत शिक्षा जो है, वो वहाँ पर कहीं तक दिखाई नहीं देता है। अगर एक सर्वे के हिसाब से भी मैं जाता हूँ तो 50% से कम का वहाँ पर लिटरेसी रेट है। तो ये जो मुद्दा है वो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए आपकी सरकार जो है वो क्या नीतियाँ अपनाएगी और क्या करने वाली है इसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आपने खुद ही बता दी कि जो पूरा सरधना विधानसभा क्षेत्र है ये ग्रामीण इलाका है। इसमें खेती के साथ साथ मजदूर तबका ज़्यादा रहता है, मगर एक भी कोई कॉलेज संस्था ऐसी नहीं है कि जहाँ ये लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इन्हें सब चीज़ों के लिए मेरठ ही आना होता है। आज भले ही ये सरकार कितने भी शोर मचा रही है, हमने ये किया वो किया, मगर इन्होंने इस क्षेत्र में जीरो है इनका जो योगदान है। अगर हम लोग सत्ता में आए, जो मुझे 100% पिछली सरकारों के काम से ऐसा लग रहा है कि इस बार लोग बहन जी को याद कर रहे हैं, लोग बहन जी सरकार में आएंगी, तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए कई चीज़ें हैं। सरधना में ना तो कोई ढंग की शिक्षा की व्यवस्था है और ना ढंग की चिकित्सा की व्यवस्था है। तो मूलभूत सुविधाएं दोनों हैं। एक भी लावड़ हो, फलावदा हो,
सरदना हो, एक भी कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहां आप तुरंत भर्ती हो जाए, आपको सबको मेरठ भागना पड़ेगा। या कोई ऐसी स्कूल, आप बेटियां वहाँ से हमारी पहले टेम्पो से लावड़ आएंगी, लावड़ से मेरठ, दोराला आएंगी, दोराला से मेरठ आएंगी, मतलब कोई ढंग का स्कूल नहीं है। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। इस बार यहाँ शिक्षा के रूप में और चिकित्सा के रूप में हम बेहतर काम करने की तैयारी में हैं और इसी मुद्दों के साथ हम आए भी हैं। तो वैसे जैसे अभी आपने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा तो एक आपकी जो मूलभूत प्राथमिकता है इन मुद्दों को लेकर, इसके अलावा और क्या आपके मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? और एक और सवाल है मेरा, भाजपा के प्रत्याशियों से जब भी सवाल करा जाता है किसी भी मामले को लेकर, तो उनका एक कहना होता है कि भाई हमें, अगर हम गलत कर रहे हैं या अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो जनता हमें क्यों चुन रही है। तो इसका भी एक जवाब जो है हमें चाहिए होगा कि इसके लिए आपका क्या प्लानिंग है। अगर भाजपा को वाकई में जनता चुन रही है तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? आपका सवाल बेहतर है। मैं अब आपके सवाल में से ही सवाल आपको जवाब दे दूं। उनका कहना है कि जनता हमें क्यों चुन रही है, ये सबको पता है और अब इस बार सब समझ चुके। कल भी आपने देखा होगा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरठ में आए और उनकी जो अखबार में हेडिंग छपी हुई है, उनका कहना है गन्ना हमारा है, जिन्ना इनका है। मतलब इनकी लड़ाई सीधी सीधी हिंदू मुसलमान पे आके अटक जाती है और ये ध्रुवीकरण करते हैं। इन्होंने पहले मुजफ्फरनगर दंगे के द्वारा ध्रुवीकरण करा, उससे ये सत्ता में आए और आज भी दोनों जो समाज हैं, उन दोनों समाजों के बीच में हिंदू मुसलमान को यहाँ पे कोई नई चीज़ नहीं है कि भाई ये साथ पहली बार रह रहे हैं। ये गंगा जमनी तहजीब का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये लोग सब साथ रहे हैं, साथ मिलके, एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चल पाता। हम सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने हम दोनों के बीच में ऐसी खाई पैदा कर दी जो देश को भी बर्बादी की तरफ ले जा रही है और उस खाई को पैदा करके ये लोग इस सिंहासन पे बैठे हैं, सत्ता पे बैठे हैं। ये सीधी सीधी मतलब इतनी गलत इनकी परंपरा है, इससे देश गलत दिशा में बढ़ रहा है आगे। लेकिन कुल मिला के जब सत्ता में ये विराजमान हो जाते हैं तो इनका कहना बिल्कुल साफ है कि जनता ही अगर हमें चुनती है तो अगर हम काम कर रहे हैं इसका मतलब तभी तो जनता हमें चुन रही है। काम की बात तो ये है कि काम के लिए नहीं चुना गया। इन्होंने सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कराया। इन्हें चुना गया सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पे, काम के आधार पे इस बार होगा चुनाव। यूपी का चुनाव आपको लगता है इस बार काम के आधार पे होगा। अब वो जो लोगों के मन में से जो एक द्वेष था वो सब समझ चुके हैं इनकी राजनीति, और कब तक ये राजनीति चलेगी, कब तक चलनी होगी। अब मुझे नहीं लगता इस बार काम के आधार पे वोट होगा। और काम के आधार की बात यह है कि इस बार गन्ना किसान त्रस्त है। गन्ना किसानों को इन्होंने 25 रुपए का एक लॉलीपॉप दिया है, उससे ज़्यादा डीजल पे और उस पर बढ़ के, यानी कि वो एक तरीके से माइनस में ही है। पिछले 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए इन लोगों ने। तो 25 रुपये बढ़ाना, और जो महंगाई है, मैंने आपको पहले ही बताया था, सरदना विधानसभा मजदूर तबके की ज़्यादा आबादी है, काफ़ी आबादी, चाहे मुस्लिम आबादी हो, जितनी भी बड़ी तादाद में है, चाहे अदर बैकवर्ड कास्ट हो, जो भी हैं वो लोग मतलब मजदूर तबके की है। किसान भी इतना बड़ा किसान नहीं है कि उसके पास बहुत सारी खेतियां। मजदूर तबके की समस्या हमारे यहाँ इतनी बड़ी है कि मजदूरी तो बढ़ी नहीं। कोई मजदूरी बढ़ी हो तो बता दो। और महंगाई चरम पे है। सर कुछ भी चीज़ लो आप, आज की तारीख में बिना, अगर आदमी खेत पे भी जाना चाहता तो मोटरसाइकिल से ही जाता था। आज स्थिति बदली है। उसे चलाने के लिए भी रात को जंगल में साइकिलों से घूम रहे हैं बेचारे। पेट्रोल का रेट, डीजल, ट्रैक्टर में, मतलब बहुत बुरी हालत है। इस बार मतदान इन मुद्दों पे होगा। तो आपका कहना है कि जो आपने मुद्दे अभी बताए उसमें महंगाई आपने एक मुद्दा रखा है, जो किसान है उसका एक आप मुद्दा रख रहे हैं, गन्ना किसानों का एक मुद्दा रख रहे हैं, आपने शिक्षा की बात करी, आपने चिकित्सा की बात करी। लेकिन इन सब के बाद अगर मैं बात करता हूँ क्षेत्र से अलग चल के राज्य सरकार के बारे में, तो राज्य सरकार में राज्य सरकारों का कहना है, जो सत्ताधारी पार्टी है उनका कहना है कि अब जो दूसरी क्षेत्रवादी पार्टियां हैं उनमें परिवारवाद बहुत ज़्यादा चलता है। उनका कहना है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हर बार आपने देखा होगा कि कोई ना कोई कार्यकर्ता ही बनता है, लेकिन जो बाकी की पार्टियां हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि उन पार्टियों में ज़्यादातर जो है वो परिवारवाद चलता चला जाता है। तो उसके लिए वो उनका बड़ा एक निशाना है जो आप पर साधते हैं। उसके लिए आपकी सरकार और आपने क्या सोचा हुआ है और आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ कि ये जो परिवारवाद वाली बात है ये हमारी पार्टी पर लागू नहीं होती।
अच्छा, बहुजन समाज पार्टी पे ये परिवारवाद का जो आरोप है वो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ कोई परिवारवाद है नहीं। माननीय बहन जी का कोई परिवार नहीं है जिसे उन्होंने आगे बढ़ा दिया हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो उनका एक भतीजा है जिसको वो अब आगे लेकर आना चाहते हैं और पार्टी का प्रेसिडेंट अगर उनका एक भतीजा है और अगर वो पार्टी में कोई काम कर रहा है, क्या उसके पास कोई पद है? अब ये तो सरकार निशाना साध रही है। राज्यसभा सांसद हो, वो कोई विधानसभा लड़े हों, कोई लोकसभा लड़े हों, कोई ऐसा मतलब कुछ उन्हें। मैं अब आपको परिवारवाद गिनवाता हूं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह राजनीति में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। मुंडे जी की बेटी है या नहीं है? जितने आप देखते चले जाएं, इनके नेताओं के सबके बच्चे राजनीति में हैं, मेहनत करके आए हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? हमारी पार्टी में परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। मगर ये लोग जो जितनी बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद अखिलेश का लड़का होगा। तो कांग्रेस में परिवारवादी, मगर बसपा में तो नहीं है ना। और भाजपा जो कह रही है, भाजपा के यहाँ क्यों नहीं है परिवारवाद? कैसे नहीं है परिवारवाद? तो मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद तो वहां पर भी है, लेकिन बस जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बस सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहा है। अच्छा, तो अब जैसा कि अभी यहाँ पर कल देखा आपने कि रैली भी थी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो बसपा पर बार बार निशाना साधते हैं और उनका ये एक आरोप भी है कि जो बहन जी हैं उन्होंने काफ़ी सारा भ्रष्टाचार अपने कार्यकाल में किया। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनके ऊपर जांच भी चल रही है, आरोप भी हैं, तो इन सब से कैसे आप बाहर निकलेंगे? देखिए, वो अब आपके सवाल का जवाब तो बस इतना ही है। 5 साल सपा की सरकार रही, जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जो सरकार में आए थे। फिर वो भ्रष्टाचार तो साबित नहीं हुआ, तो सरकार दोबारा कैसे आए? तो उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हिंदू मुस्लिम कराया और उन्हें सत्ता सौंपी। 5 साल अब उन्होंने कर ली। कौन सी जांच ऐसी है जिसमें बहन जी दोषी साबित हुई हैं? 10 साल में ऐसी कोई जांच नहीं हुई कि जिससे ये वो दोषी साबित हो जाती। वो जब कोई दोष था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है। क्योंकि आप सत्ता में आपने बहुत बेहतर सत्ता चलाई, शासन ऐसा चलाया कि जो आज भी नज़ीर बना हुआ है। ना फर्जी एनकाउंटरों की ज़रूरत थी, गन्ना किसानों को बेहतर 125 रुपये तक बढ़ा के दिए, मजदूरों के लिए। आप आज की हालत देख लें। मैं सरदना विधानसभा में कभी आप मेरे साथ चलना, मैं आपको लेके चलूँगा कि गांव में भी इतना आपस में इन लोगों ने इतना मतलब क्या वर्ड यूज़ करूँ कि जहाँ इनके मोहल्ले हैं, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं 10 साल से, और मैं किसी बिरादरी का नाम लेके नहीं कह रहा कि वो किसी खास बिरादरी के, मगर जो हमारा जो गरीब तबका, जो हमारे पार्टी का बेस वोटर रहा, आप उनके मोहल्ले में चल कर देखो, गंदगी की भरमार, उनके यहाँ सफाइयाँ तक नहीं कराती है। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इन्हें अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, तो आपके जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे उस पर आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आज जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सरदना क्षेत्र के हों चाहे पूरे भारत के हों, जो भी आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और आपका अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश होगा? संदेश के रूप में तो मैं, देखिए, अभी मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, अपनी बातें रख रहा हूँ, पर आपके माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ चुनाव है इस बार बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और पिछले 10 साल के चले आ रहे भ्रष्टाचारों पे। इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किए हैं, उन भ्रष्टाचारों से जनता त्रस्त है। इन्होंने सरकारी जमीन सब बेच खाई, इन्होंने लोगों को फर्जी मुकदमे लगाने के काम किए। अब ये भाजपा भी कह सकती है कि आप भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, जांच में वो भी साबित नहीं होगा कि भ्रष्टाचार है। जनता, इस सरदना विधानसभा की जनता इस समय त्रस्त है। आप पूरे क्षेत्र में घूम के देखें कितने लोगों पे फर्जी मुकदमे लगे, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप घूमे हो तो इनका विरोध और इनका जो लोग इनकी करनी है वो आपको पता चल भी गई होगी, भले ही आप मुझे ना बताएं मगर वो आपको पता भी चली होगी। और मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जनता इस बार इनके बिन जांच कर चुकी, इनके कर्मों का जो रिजल्ट है वो इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके सामने आ जाएगा। रही बात ये कि ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, एक 10 साल से जीतते हुए आ रहे हैं और एक 10 साल से हारते हुए आ रहे हैं, इन्होंने इसे अपनी बपोती बना लिया है सरदना विधानसभा को। और ये दूसरों के बारे में लाइव आके कुछ भी बोलने में इन्हें हिचकिचाहट नहीं होती। मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप पर्सनली मैंने अभी नाम लेके नहीं लगा रहा हूँ, मगर इन्हें बोलने की भाषा और शैली कम से कम सीखनी चाहिए।
भाषा का स्तर जो है वो ना गिराएं, भाषा का स्तर सही रखें, पढ़े लिखे आदमी की तरह बात करें। जो लाइव आके मैं कई बार देख रहा हूं जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करा जा रहा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस स्तर को कम से कम जनता के सामने बरकरार रखें। एक और बात है जो मैं आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको, कौन है आपका कंपटीशन? सच बताऊं, समाजवादी पार्टी, भाजपा? सच बताऊं, हाँ। मेरा आत्मविश्वास मुझे ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि मुझे नहीं लगता ये दोनों मुकाबले में हैं, ये दोनों बौखला गए हैं। अच्छा, ये सरधना विधानसभा में अभी सिर्फ मेरठ की 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पे अभी टिकट की घोषणा हुई है। उसी की बौखलाहट का नतीजा ये है कि आप जगह जगह ये लोग मेरे बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या जरूरत पड़ रही? अभी तो मैं चुनाव में आया हूं, अगर आप बहुत बड़े सिरमौर हैं, आप लोग लड़ रहे हैं तो लड़े ना चुनाव को चुनाव की तरह लड़े। मेरे बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ ना आप। मेरे बारे में जहां जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ कह रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, क्यों? तो मुझे नहीं लगता इनसे किसी से मुकाबला, ये दोनों दौड़ से बाहर है। और अभी तो इनके टिकट की बात, अभी तो पहले ये सोचे अपनी पार्टी से टिकट लेकर आए, अभी तो इन्हें लास्ट टाइम तक टिकट के लिए लड़ना। तो टिकट के लिए लड़ना है। अभी मैं किसी से क्या अपना मुकाबला कहूं? अच्छा, अभी तो ये प्रत्याशी भी नहीं है। चलिए, तो जितनी बेबाकी से जवाब हमारे इस क्षेत्र के विधायक प्रत्याशी संजीव धामा जी ने दिया, वही बेबाकी हम चाहते हैं कि वो जनता के बीच भी जाकर अपनी रखें, जनता के विश्वास को जीतें, और जिस तरीके से जो मुद्दे लेकर ये आगे आ रहे हैं उसी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाके काम करें। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहें द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।